मैंने थिंकर्स तो बहुत सारे पढ़ाए हैं, बट जब मैं इरविंग गॉफमैन का नोट्स बना रहा था तो मुझे खुद फील हुआ कि मैंने बहुत ही अच्छे से इस नोट्स को बनाया है और आपको और अच्छे से समझा सकता हूँ। तो वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर कहेंगे मज़ा आया। जो लोग नए हैं और नहीं जानते हैं कि मैं पढ़ाता भी हूँ, कहीं से आपको वीडियो मिल गया है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स कम हैं जो लोग वीडियो देखते हैं। तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो ट्राई करिएगा सब्सक्राइब करने का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। सो इरविंग गॉफमैन का जन्म कनाडा में हुआ था 1922 में और इन्होंने अपना PhD यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से कंप्लीट किया था। इनको हम लोग यूजुअली सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट में रखते हैं और ये शिकागो स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। पूछ सकता है कि किस स्कूल ऑफ थॉट से इरविंग गॉफमैन बिलोंग करते हैं, तो आपको याद रखना है शिकागो स्कूल ऑफ थॉट, जो कि एक अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट है। और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट क्या होते हैं? जो लोग साइंस और सिंबल के थ्रू या फिर इंटरेक्शन के थ्रू स्टडी करते हैं कि कैसे हमारे डेली लाइफ के टास्क परफॉर्म होते हैं और हम इंटरेक्ट करते हैं, इनको बोलते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट। जब हम मीट पढ़ेंगे तो और अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट क्या होते हैं और कौन कौन से थिंकर आते हैं और क्या क्या फीचर्स होते हैं इनके। देख लेते हैं कुछ की टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि शायद सब लोग पूरा वीडियो ना देखें, तो इसलिए पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से इनके की टर्म्स हैं। इंप्रेशन मैनेजमेंट, ड्रामाटोलॉजिकल अप्रोच, फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज, ऑफ स्टेज, टोटल इंस्टीट्यूशन, डिफिनेशन ऑफ सिचुएशंस, फ्रेम, डिफरेंस, साइन व्हीकल्स या फिर जिसको बोलते हैं सिग्नल्स, फेस, मिस्टिफिकेशन, मॉर्टिफिकेशन ऑफ द सेल्फ, कैरेक्टर, परफॉर्मर, मर्चेंट्स ऑफ मोरालिटी, सिविल इन अटेंशन, फॉर्म्स ऑफ टॉक, इंटरैक्शन, डिमेन्योर, डिकोरम, लाइन। ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे। MCQ लगाते वक्त आपकी हेल्प करेंगे ये पकड़ने के लिए कि ये किस थिंकर की बात हो रही है। गॉफमैन के वर्क को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला है 1950s से मिड 1960s, जिसमें इन्होंने जितनी बुक्स लिखी हैं वो सब मेजरली फोकस थी इंटरेक्शन, रिचुअल्स और सेल्फ के ऊपर। उसके बाद सेकेंड फेज आता है मिड 1960s से मिड 1970s, जिसमें ये बात करते हैं स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शंस, मूव्स, काउंटर मूव्स जो एक्टर करता है। फिर थर्ड फेज आता है जो चालू होता है मिड 1970s से। इसमें ये ह्यूमन थॉट्स, लैंग्वेज, सोशल एपिस्टेमोलॉजी का बात करते हैं। अब एक एक करके देखते हैं कि इनके कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं और उनका क्या मतलब होता है रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में। सो इनका एक टर्म है इंटरेक्शन ऑर्डर। इसका मतलब होता है ऐसा ऑर्डर जिसमें 2 या 2 से अधिक इंडिविजुअल आपस में फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं किसी एक सिचुएशन में। चूंकि इसमें इंडिविजुअल्स की बात हो रही है तो ये आ जाएगा माइक्रो सोशियोलॉजिकल एनालिसिस में। क्यों आ जाएगा? हमें पता ही है माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है। एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और मैक्रो का मतलब होता है बृहद। जब हम सोशल स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, इन सब का बात करते हैं तो वो हो जाएगा मैक्रो में, बट जब हम इंटरेक्शन का बात करते हैं खासकर इंडिविजुअल्स के तो वो हो जाएगा माइक्रो में। फिर इन्होंने इंप्रेशन मैनेजमेंट का बात किया है, या फिर इसको बोलते हैं फेस वर्क, जिसको आगे हम अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जब हम परफॉर्मेंस देते हैं, जब हम अपने सेल्फ को प्रेजेंट करते हैं स्टेज पे, तो किस तरीके से हम इंप्रेशन को मैनेज करने का कोशिश करते हैं। इनका सबसे पहला पब्लिश ऐसे था सिंबल्स ऑफ क्लास स्टेटस, 1951 में आया था। ये पूछ सकता है कि ये किसका ऐसे था, तो आपको याद रखना है। फिर इनका एक और फेमस ऐसे था ऑन फेस वर्क। इसमें ये 2 टर्म का बात करते हैं। पहला टर्म है लाइन और दूसरा टर्म है फेस। तो जब भी कोई भी इंडिविजुअल किसी से इंटरेक्शन करता है तो वो एक पैटर्न को फॉलो करता है, एक लाइन को फॉलो करता है, जिसके विदिन ही वो सामने वाले को अपने आप को दिखाता है, क्योंकि सामने वाले के नज़र में उसको अच्छा बनना होता है, इसलिए वो इस लाइन का यूज करता है। इसको बोलते हैं लाइन। और जिस फेस का वो यूज करता है सामने वाले को दिखाने के लिए, जिस फीचर्स का वो यूज करता है उसको बोलते हैं फेस। मीन्स एक आदमी मान लो है तो अच्छे आदमी का कोई गुण होता है ना कि ये आदमी अच्छा है, हम कैसे जानते हैं? कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उसको हम समझ लेंगे लाइन, कि अच्छे आदमी के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको बोलते हैं लाइन। और अगर वो इंसान उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को परफॉर्म करने लगता है आपके सामने तो उसको बोल देंगे ये उसका फेस है। मीन्स लाइन हो गया अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स और फेस हो गया कि हाँ वो बंदा अच्छा है। तो ये कॉन्सेप्ट था लाइन और फेस का। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है गॉफमैन का ड्रामाटोलॉजिकल अप्रोच, उसको देखते हैं कि क्या होता है। इन्होंने इसकी बात अपनी बुक द प्रेजेंटेशन ऑफ द सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में की है, जो पब्लिश हुआ था 1959 में। हाँ, यहाँ एक बात और है, जो लोग केवल नोट्स से पढ़ते हैं मेरे, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैंने नोट्स में एड ऑन किया है। तो प्लीज़ अगर आप नोट्स पढ़ते हैं फिर भी इस वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा, कुछ इसमें आपको नया जरूर मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी है, चाहे नोट से पढ़िए चाहे वीडियो से पढ़िए, सब फ्री है। जिससे आपको समझ में आए उससे पढ़िए। तो आइए समझते हैं क्या होता है ड्रामाटोलॉजिकल अप्रोच। आपने कहीं ना कहीं ड्रामा देखा होगा या फिर थिएटर देखा होगा कि कैसे थिएटर में कोई एक्टर परफॉर्म करता है, तो इनका पूरा कॉन्सेप्ट उसी से जुड़ा हुआ है।
और उसी के थ्रू ये समझाते हैं कि कैसे किसी इंसान का सेल्फ का निर्माण होता है। तो जब स्टेज आएगा तो वहाँ पे आएगा परफॉर्मेंस। तो जो भी चीज़ें हम सोसाइटी के सामने परफॉर्म करते हैं उसको बोल देंगे परफॉर्मेंस, मतलब जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम सोसाइटी को दिखाते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। बाकी जो उनका कोट है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। समझने के लिए आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। अब यहाँ पे एक टर्म आता है सिग्नल्स, या फिर इसको बोलते हैं साइन व्हीकल्स। सिंपल सी बात है, जब भी कोई एक्टर परफॉर्मेंस देता है, अच्छा पहले क्लियर कर लेते हैं कि एक्टर परफॉर्मेंस देता कैसे है। तो यहाँ पे 3 स्टेज आते हैं, फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज और ऑफ स्टेज, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। फ्रंट स्टेज पे ही हम परफॉर्मेंस देते हैं, इसका मतलब कि जब हम सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं उसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस। तो सारी बात हो रही है यहाँ पे फ्रंट स्टेज का। तो जैसे ही कोई एक्टर, कोई भी इंडिविजुअल सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है तो 2 टाइप के सिग्नल देता है या फिर साइन व्हीकल्स देता है। पहला है गिव्स और दूसरा है गिव्स ऑफ। ये दोनों टर्म गॉफमैन के हैं, मैंने अपने से मेंशन नहीं किया हुआ है, याद रखिएगा। पूछ सकता है कि कौन सिग्नल्स का बात करता है या फिर साइन व्हीकल का बात करता है, और ये कितने टाइप के होते हैं, और या फिर ये भी पूछ सकता है कि ये क्या क्या होते हैं। तो उसको देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने क्लास में टॉपर देखा होगा कि कोई लड़का टॉपर है। तो कैसे आपको मालूम चलता है कि कोई लड़का टॉपर है? पहला, वो टीचर के सवालों का जवाब देता है, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो इसको हम समझ सकते हैं इरविंग गॉफमैन के भाषा में कि वो गिफ्ट्स दे रहा है, वो डायरेक्ट सिग्नल दे रहा है कि हाँ मैं टॉपर हूँ। भले वो चिल्लाए नहीं कि मैं टॉपर हूँ, बट बच्चे समझ जाते हैं कि हाँ उसको आता है और उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, तो वो टॉपर हो गया। ये उसने डायरेक्ट सिग्नल दिया। बट इसी के साथ में वो एक और सिग्नल देता है जिसको बोलते हैं गिफ्ट्स ऑफ। मीन्स डायरेक्टली हमको नहीं मालूम चलता है कि टॉपर है, वो क्या करेगा, वो कमजोर बच्चों से कम बात करेगा, थोड़ा सा एटीट्यूड में रहेगा, ऐसे दिखाएगा कि मैं बहुत सीरियस हूँ। तो ये दोनों सिग्नल उसके परफॉर्मेंस को दिखाते हैं और उसके इंप्रेशन मैनेजमेंट में काफ़ी सहायक होते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं। बट गिफ्ट्स वाला डायरेक्ट होता है और गिफ्ट्स ऑफ वाला इनडायरेक्ट होता है। यहीं पे एक टर्म आता है डेफिनेशन ऑफ द सिचुएशन, जो कि कॉइन किया गया था W.I. थॉमस द्वारा, जिसका मतलब होता है कोई भी अगर इंडिविजुअल है तो कैसे वो अपने परफॉर्मेंस को परफॉर्म करेगा। मान लीजिए उस केस में एक टॉपर था, तो किस तरीके से वो अपने आप को टॉपर प्रेजेंट करेगा, इसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ द सिचुएशन। और ये सारी चीज मिलने के बाद हमारा इंप्रेशन का मैनेजमेंट होता है। मीन्स एक इंप्रेशन का निर्माण होता है कि हाँ अभी मान लिया गया कि ये लड़का टॉपर है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है और गिफ्ट्स ऑफ दोनों बता दिया। अब देखते हैं 3 टाइप के स्टेजेस कौन कौन से होते हैं। मैंने बताया ही है, फ्रंट, बैक और ऑफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कितने टाइप का होता है, और उसमें भी अब हम डीप में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। तो फ्रंट स्टेज वो होता है, मैं शायद यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, बट इजी है, नाम से आप लिंक कर सकते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप हो, ठीक है, आप जब लोगों से बात करते हो तो आपका दूसरा चेहरा होता है, बड़े ही सुशील आप दिखाते हो अपने आप को, वो आपका होगा फ्रंट स्टेज। मीन्स अब आप लोगों के सामने जाके बात कर रहे हो, ये हो गया आपका फ्रंट स्टेज। अब इसी के बाद आता है बैक स्टेज। उसमें आप क्या करते हो, आप तैयारी करते हो फ्रंट स्टेज में परफॉर्मेंस देने की। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। आप ऐसा तो है नहीं कि उठे और सभ्य और सुशील बन गए। आप पहले पढ़ते हो, जानते हो कि सोसाइटी किसको सभ्य और सुशील बोलती है। ऐसा बंदा जो बदमाशी ना करता हो, इधर उधर छेड़खानी ना करता हो, गुटखा ना खाता हो, सिगरेट ना पीता हो, दारू ना पीता हो, तो वो हो जाएगा सभ्य सुशील लड़के का परिभाषा। बट उसकी आप तैयारी फ्रंट पे नहीं करते हो, आप बैक स्टेज पे ही अपने आप को बताते हो। मीन्स जब आप अकेले होते हो तो अपने माइंड को आप ट्रेन करते हो कि हाँ मुझे इस तरीके से लोगों के सामने बात करना है, चिल्लाना नहीं है। तो जो बैक स्टेज होता है वहां पे आप तैयारी करते हो फ्रंट स्टेज की। और इसी के बाद आता है ऑफ स्टेज। इसको भी हम समझते हैं आप ही के एग्जाम्पल से कि आप हो फ्रंट स्टेज पे, आपने क्या किया, अपने आप को दिखाया कि आप बहुत बढ़िया लड़के हो। बैक पे आपने तैयारी किया, और ऑफ स्टेज में आप कुछ नहीं करते हो, ना आप तैयारी करते हो उसके बारे में और ना आप परफॉर्मेंस देते हो। आप जैसे इन रियलिटी रहते हो वैसे एंजॉय करते हो। उस समय आप फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज के बारे में नहीं सोचते हो, उसको बोलते हैं ऑफ स्टेज। ऑफ का मतलब हट जाना। जैसे हम लोग बोलते नहीं है स्विच ऑफ कर दो, मीन्स बंद कर दो। तो सारा जो हमारा एक्टिंग था वो बंद हो गया है। अब वहाँ पे हम अपने नेचुरल वे में बात करेंगे। अब फ्रंट में भी 2 पार्ट होते हैं, पहला है सेटिंग और दूसरा है पर्सनल फ्रंट। सेटिंग क्या होता है, ऐसा कोई भी एरिया, ऐसा कोई भी सराउंडिंग जिसमें आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है, उसको बोल देंगे सेटिंग। ये फिक्स होता है, आपको जाके उसमें परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप गए हैं सेमिनार में, तो सेमिनार फिक्स्ड है, आपको जाके वहाँ पे एंट्री करके परफॉर्मेंस देनी है, उसको बोलेंगे सेटिंग। और दूसरा होता है पर्सनल फ्रंट। इसमें आता है कि आप कैसे कपड़े पहनेंगे, आपका जेंडर क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, आप कैसे दिखते हैं, ये सब आता है पर्सनल फ्रंट में। चलिए उसी एग्जांपल समझते हैं कि आप सेमिनार हॉल में गए हैं, तो वो हो गया आपका सेटिंग। वहाँ पे जैसे आप गए आपको लोग देखेंगे, तो देखने के बाद आपके बारे में क्या परसेप्शन बनाते हैं उसको बोल देंगे आपका पर्सनल फ्रंट। मीन्स दिखने में आप ऐसे हो। अब इसी पर्सनल फ्रंट में 2 पार्ट आते हैं, अपीयरेंस और मैनर। वो भी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको, बट अगर ध्यान से पढ़ेंगे सर्व करके तो समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। तो पर्सनल फ्रंट में 2 पार्ट आते हैं। अपीयरेंस, अपीयरेंस क्या होता है, ये हमारा स्टेटस होता है एक तरीके से कि लोगों का क्या थॉट है हमारे बारे में, उसको बोलेंगे अपीयरेंस।
पर्सनल फ्रंट में हमारा क्लॉथिंग, सेक्स, जेंडर, एथनिक कैरेक्टर सब आ जाता है। बट अपीयरेंस में आपका स्टेटस आता है कि आप किस तरीके के आदमी हो, आप नॉलेजेबल हो, आप नॉलेजेबल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं उसी सेमिनार हॉल का, आप वहाँ पे गए, आपका क्लॉथिंग अच्छा है, आपका स्पीच का पैटर्न अच्छा है, आप स्मार्ट दिखते भी हो, बट आपके पास नॉलेज नहीं है, तो वो आपका अपीयरेंस खराब कर देगा, उसको बोलते हैं अपीयरेंस। फिर सेकंड नंबर पे आता है मैनर। ये क्या होता है? अब मान लीजिए आपके पास नॉलेज है भी, आप सेमिनार हॉल में बैठे हुए हो, बट जब इंटरेक्शन स्टार्ट होगा तो किस वे में आप इंटरेक्शन को ले जाओगे, सही तरीके से परफॉर्म कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उसको बोलते हैं मैनर। मैंने सेमिनार हॉल का एग्जाम्पल दिया, बट एक जो बुक पढ़ रहा था उसमें डॉक्टर का एग्जाम्पल था, उससे भी समझ लेते हैं एक बार। तो मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल में गया तो हॉस्पिटल हो जाएगा उसका सेटिंग। डॉक्टर एक हॉस्पिटल में गया तो हॉस्पिटल हो गया उसका सेटिंग। उसने व्हाइट कोट पहनी हुई है, ये उसका हो जाएगा पर्सनल फ्रंट। अब वो पेशेंट से बात कर रहा है, ये उसका हो जाएगा अपीयरेंस। बट इतना भी नहीं बात कर ले रहा है कि अपने आप को अटैच कर ले उनसे, थोड़ा डिटैच मैनर से बात कर रहा है, एक प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह बात कर रहा है, उसको बोल देंगे उसका मैनर। इस तरीके से हमने दो एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लिया कि क्या होता है फ्रंट स्टेज, और फ्रंट स्टेज के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, सेटिंग और पर्सनल फ्रंट। पर्सनल फ्रंट के कौन से दो पार्ट होते हैं वो भी समझ लिया। अब आई थिंक आपको इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, एटलीस्ट इन सब चीज़ों में। बैक स्टेज मैंने आपको बता ही दिया, यही मैंने लिखा हुआ है। ऑफ स्टेज मैंने आपको बता ही दिया, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरीके से हमको ये समझ में आता है कि जो ये सब हम करते हैं उससे हमारे सेल्फ का निर्माण होता है। बट ये भी हम नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे कि ये केवल हमारे हाथ में नहीं होता है कि हमारा सेल्फ कैसा रहेगा, ये दूसरों के हाथ में भी होता है कि हमारा सेल्फ कैसा रहेगा। इसलिए गॉफमैन बोलते हैं कि जो हमारा सेल्फ होता है वो केवल हमारे ऊपर नहीं होता है, औरों के रिएक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक टर्म है टीम। गॉफमैन बोलते हैं कि केवल इंडिविजुअल की बात नहीं है, कई बार जब हम ऑडियंस में जाते हैं तो जो परफॉर्मेंस होते हैं वो एक टीम की तरह भी परफॉर्म करते हैं, मीन्स एक ग्रुप की तरह भी परफॉर्म कर सकते हैं। चीज़ें सारी वही रहेंगी बट केवल एक टीम की तरह परफॉर्म करेंगे। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, एक सिंगल इंडिविजुअल भी एक टीम हो सकता है। कैसे हो सकता है गॉफमैन के अकॉर्डिंग? मान लीजिए आप किसी कंपनी के CEO हैं, तो आप पूरी कंपनी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अकेले आप गए बट वहाँ पे पूरी कंपनी आपके पीछे लगी हुई है, पूरी कंपनी का दायित्व तो आपके ऊपर है, तो आप अकेले ही होके भी पूरी एक टीम का काम कर रहे हैं। जैसे होता नहीं है मूवीज में वन मैन आर्मी, वैसी टाइप का। नेक्स्ट टर्म है इंप्रेशन मैनेजमेंट। मैंने पूरा बता ही दिया क्या होता है, किस तरीके से हम अपने आप को प्रेजेंट करते लोगों के सामने, उसको बोलते हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट। रोल डिस्टेंस एक टर्म है, मैंने यहाँ पे लिख तो दिया है, चाहूँ मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल से बता भी सकता हूँ, बताया भी हूँ। बट आप लोग मेरा रोल का वीडियो नहीं देखे होंगे, जाके उसको देखिए, आपका हेल्प होगा और अच्छे से क्लियर भी होगा कि रोल डिस्टेंस क्या होता है। अब गॉफमैन बात करते हैं स्टिग्मा का। बट ये स्टिग्मा आया कहाँ से? वो 3 टाइप के डैमेज या कन्फाइंड सेल्फ का बात करते हैं। मीन्स ऐसा सेल्फ जो डैमेज हो चुका है या फिर जिसके अंदर कुछ कमियां हों। अभी हमने पढ़ा कि हमारा सेल्फ का निर्माण होता है, बट कई बार ऐसा होता है हमारा इंप्रेशन खराब हो जाता है, हम इंप्रेशन को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो उस वे में गॉफमैन एसाइलम, स्टिग्मा और जेंडर का बात करते हैं। आइए समझते हैं एक एक करके कि क्या होते हैं। पहले देखते हैं स्टिग्मा क्या होता है। कुछ सोसाइटी के स्टैंडर्ड होते हैं जिसके अकॉर्डिंग इंसान को परफॉर्मेंस देनी होती है। अगर वो इंसान परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है उसके अकॉर्डिंग, तो लोग उसके ऊपर स्टिग्मा लगा देंगे, एक कलंक लगा देंगे कि ये अच्छा नहीं है, और वो उसके साथ लगातार चलता रहेगा। इसको बोलते हैं स्टिग्मा। मीन्स एक बैड बिहेवियर का ठप्पा लग जाना, उसको बोलते हैं स्टिग्मा। अब ये 2 टाइप का होता है। पहला कि ऐसा स्टिग्मा जिसके बारे में लोग जानते हों, मीन्स आपकी कोई ऐसी कमी जिसके बारे में लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं डिसक्रेडिटेड स्टिग्मा। और ऐसा स्टिग्मा जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, मीन्स आपको पता है कि आप दारू पीते हैं बट लोगों को नहीं पता है कि आप दारू पीते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसक्रेडिटेबल स्टिग्मा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप अल्कोहल पीते हैं, तो अगर लोगों को पता है तो आप ट्राई करेंगे एटलीस्ट उनके सामने दारू पी के ना जाएं और मारपीट ना करें। इस तरीके से आप अपने इंप्रेशन को मैनेज करने का ट्राई करेंगे। और इसी का दूसरा सिनेरियो है कि आप दारू तो पीते हैं बट लोगों को नहीं पता है कि आप दारू पीते हैं, तो उस वे में आप नींबू पानी पियेंगे, पता नहीं लोग क्या च्युइंगम विंगम खाते हैं, जो भी खाते होंगे, जिससे उनका माउथ का स्मेल खराब ना हो और लोगों को ना मालूम चले कि वो दारू पी के आए हैं। तो उसमें वो छुपाने का ट्राई करते हैं कि कहीं लोगों को ये ना मालूम चल जाए कि वो दारू पीते हैं। इन दोनों में वो छुपा रहे हैं, बट एक में लोगों को पता है, कहीं वो बैड बिहेवियर बाहर ना आ जाए, और दूसरे वाले में लोगों को नहीं पता है इसलिए छुपा रहे हैं। ये थे 2 टाइप के स्टिग्मा। फिर गॉफमैन बात करते हैं 3 और टाइप के स्टिग्मा का, बॉडली स्टिग्मा, मोरल स्टिग्मा और ट्राइबल स्टिग्मा। ये तीनों आइए हम देख लेते हैं क्या होता है। पहला है बॉडली स्टिग्मा। मीन्स मान लीजिए किसी के ऊपर, किसी के बॉडी में कोई डिफेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर स्टिग्मा लग गया है, तो उसको बोलते हैं बॉडली स्टिग्मा। और दूसरा आता है इंडिविजुअल या फिर मोरल स्टिग्मा। इसमें क्या होता है, एक पर्सन का वीक विल है, मान लीजिए वो झूठ बोलता हो, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी का हो, तो वो हो जाएगा मोरल स्टिग्मा। मीन्स उसके ऊपर ऐसा कलंक लगा हुआ है, ऐसा स्टिग्मा लगा हुआ है जो सोसाइटी के मोरालिटी के खिलाफ हो। और बॉडी वाले में क्या था, जो सोसाइटी का स्टैंडर्ड है बॉडी का, उसके खिलाफ हो।
फिर आता है ट्राइबल स्टिग्मा, जिसमें रेस, नेशन, रिलीजन ये सब आते हैं। इस टाइप का अगर कोई स्टिग्मा आपको लगता है उसको बोलते हैं ट्राइबल स्टिग्मा। होप तो आप समझ गए होंगे कि स्टिग्मा क्या होता है, कितने टाइप का होता है और किस तरीके से लगता है, और कैसे हम इसको बचने के लिए अपने इंप्रेशन मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मेंटल असाइलम। और जब गॉफमैन स्टडी कर रहे थे मेंटल असाइलम का, उसी समय एक कॉन्सेप्ट देते हैं ये टोटल इंस्टीट्यूशन का। इनकी बुक भी है असाइलम, जो लिखी गई थी 1961 में। मेंटल असाइलम ऐसी जगह होती है जहाँ पे मस्तिष्क के जो रोगी होते हैं या फिर जिनको थोड़ा सा दिक्कत आता है, मानसिक दिक्कत है, उनको ले जाके वहाँ पे रखा जाता है और उनको अलग से ट्रीटमेंट दी जाती है। ऐसी जगहों को गॉफमैन बोलते हैं टोटल इंस्टीट्यूशंस। क्यों बोलते हैं? टोटल का मतलब होता है संपूर्ण, और इंस्टीट्यूशन मतलब जो हम पढ़ चुके हैं कि कैसे कोई संस्था हमको रेगुलेट करती है। काम क्या होता है संस्था का? हमको रेगुलेट करना, सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ को आगे बढ़ाना। तो ये जो असाइलम्स होते हैं या फिर जो मिलिट्री हाउस अगर आप देखे होंगे, उनमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। वहाँ पे लगभग सब लोग एक जैसे होते हैं, एक जैसा टास्क परफॉर्म करते हैं, काफ़ी क्लोज बॉन्डिंग होती है और उनके ऊपर कोई ना कोई नज़र रखता है, कोई ना कोई गार्डिंग करता है। ऐसे इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं टोटल इंस्टीट्यूशन। बट यहाँ पे आने के पहले आपका जो पुराने सेल्फ का निर्माण हुआ था उसको मिटाना पड़ता है, पूरी तरीके से खत्म करना पड़ता है। इसीलिए एक टर्म देते हैं गॉफमैन, मॉर्टिफिकेशन ऑफ द सेल्फ। मीन्स अपने सेल्फ को पूरी तरीके से दफना देना, मार देना। जो आपका पुराना सेल्फ था उसको आप हटाएंगे और इस नए इंस्टीट्यूशन में आपके नए सेल्फ का निर्माण किया जाएगा। इसीलिए इसका नाम है टोटल इंस्टीट्यूशन। के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक साथ में सोते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में काम करते हैं, काफ़ी टाइट शेड्यूल होता है, उनके ऊपर एक अथॉरिटी काम करती है। इसीलिए इसको बोलते हैं टोटल इंस्टीट्यूशन। बाहर के लोगों से पूरी तरीके से आपका कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, आपका जो नया सेल्फ बनेगा वो यही बनेगा। अब तीसरे टाइप का बात करते हैं जो हम अभी पढ़ रहे थे, डैमेज सेल्फ के बारे में। इनकी एक बुक है जेंडर एडवर्टीजमेंट, जिसमें गॉफमैन बोलते हैं कि कैसे जेंडर को भी डैमेज किया जाता है, उसको नुकसान पहुंचाया जाता है हमारी सोसाइटी के द्वारा। और उसका एग्जांपल हम देख सकते हैं मैस्कुलिनिटी या फिर फेमिनिटी में, कि किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को क्या करना है, अगर आप फीमेल हो और अगर आप मेल हो आपको क्या करना है, ये सब बताता है जेंडर रोल। उसी का बात करते हैं गॉफमैन। अब गॉफमैन का एक टर्म है मिस्टिफिकेशन। अभी हमने देखा कि हम फ्रंट स्टेज पे जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, बैक स्टेज पे जाते हैं, ऑफ स्टेज पे जाते हैं, अपनी कुछ चीज़ें, कुछ आदतें लोगों से छुपाते हैं, लोगों को दिखाते नहीं हैं, उसको बोलते हैं मिस्टिफिकेशन। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, वहाँ से आया है मिस्टिफिकेशन। तो हम कुछ चीज़ें अपनी पर्सनालिटी में छुपा के रखते हैं, लोगों को नहीं पता होता है, उसको बोलते हैं मिस्टिफिकेशन। हमारे 7 एलिमेंट्स हैं परफॉर्मेंस के। हमने परफॉर्मेंस देखा क्या होता है, उसके 7 एलिमेंट्स हैं। पहला है बिलीव, दूसरा है फ्रंट या फिर मास्किंग, तीसरा है ड्रामेटिक रियलाइजेशन, चौथा है आइडियलाइजेशन, पांचवा है एक्सप्रेसिव कंट्रोल, छठवां है मिस रिप्रेजेंटेशन, सातवां है मिस्टिफिकेशन। ये 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं परफॉर्मेंस के। अब गॉफमैन बात करते हैं 3 डिफेंसिव टेक्निक का, जिसके थ्रू हम अपने इंप्रेशन का मैनेजमेंट करते हैं। पहला है ड्रामाटर्जिकल लॉयल्टी, दूसरा है ड्रामाटर्जिकल डिसिप्लिन और तीसरा है ड्रामाटर्जिकल सर्कमस्पेक्शन। ये 3 टाइप के डिफेंसिव टेक्निक्स थे, आप याद रखिएगा। इससे डीप नहीं पूछेगा, और जहाँ से मैं बुक्स में पढ़ रहा था उसमें भी बस इतना ही बताया था। एक टर्म है सिविल इनअटेंशन, जिसका मतलब होता है मान लीजिए आप रास्ते पे चल रहे हैं, आपने किसी को देखा, आप उसको जानते नहीं हैं, तो आप बस देखेंगे, आंखें मिलेंगी और आप इग्नोर कर देंगे। इसको बोलते हैं सिविल इनअटेंशन, मीन्स अटेंशन न देना, इनअटेंशन। एक टर्म है डिमेन्यूर, जिसमें हमारा कोड और ड्रेस आता है, और दूसरा टर्म है डिफरेंस, जिसमें हमारा ऑनर, डिग्निटी और रिस्पेक्ट आता है। डिफरेंस 2 टाइप के होते हैं, अवॉइडेंस रिचुअल और प्रेजेंटेशनल रिचुअल्स। ऐसे रिचुअल्स जिनको हमको सामने वाले से बात करते समय अवॉइड करना है उसको बोल देंगे अवॉइडेंस रिचुअल, और ऐसे रिचुअल्स जिनको हमको सामने वाले से बात करते समय परफॉर्म करना है उसको बोल देंगे प्रेजेंटेशनल रिचुअल्स। ये सारी जो बातें हो रही हैं, ये जब हम फ्रंट स्टेज पे जाते हैं तो इनका यूज करते हैं। एक टर्म है डिकोरम, इसका मतलब होता है कि हम काम तो नहीं कर रहे होते हैं, बट लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं। इसी को गॉफमैन बोलते हैं डिकोरम, मीन्स कोटा पूर्ति करना, बस लोगों को दिखाना कि हम बहुत बिजी हैं, बिजी रहते नहीं हैं। नेक्स्ट टर्म है आइडियलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, किसी को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे एक्ट करना चाहिए, इसी को बोलते हैं आइडियलाइजेशन। मान लीजिए आप क्लास में हैं, एक मैनर होता है क्लास का, उस क्लास में आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, उसी को बोल देंगे आइडियलाइजेशन। नेक्स्ट टर्म है फ्रेम। तो गॉफमैन बात करते हैं 2 टाइप के फ्रेम का, एक नेचुरल, एक सोशल। अक्सर हम लोग बात करते वक्त एक मोटा मोटी रफ स्केच बना लेते हैं कि किस सिचुएशन में कैसे बात करना है, उसी को बोलते हैं फ्रेमिंग। मीन्स एक बड़ा सा फ्रेम बना लेंगे, एक मोटा मोटी लाइन बना लेंगे कि हाँ ऐसे बात करना है। यहाँ पे मान लीजिए किसी का डेथ हो गया है, तो वहाँ पे जाके आप हंसेंगे, मजाक नहीं करेंगे ना, तो आपको ये कैसे मालूम चला? आपने फ्रेम बना लिया कि अगर किसी का डेथ हो गया है तो वहाँ पे हम हंसी मजाक नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेम। ये 2 टाइप से बनता है, एक नेचुरल आता है और एक आता है सोशल, मतलब जो हमें सिखाया जाता है।
इसी का बात करते हैं अपनी बुक फॉर्म्स ऑफ टॉक में गॉफमैन। और टॉक को एग्जामिन करते समय 3 टाइप के थीम्स का यूज़ करना चाहिए हमको, उसका बात करते हैं गॉफमैन। पहला है विजुअलाइजेशन, दूसरा है पार्टिसिपेशन फ्रेमवर्क्स और तीसरा है एम्बेडिंग। तो मैंने आपको बता दिया कि ये सब क्या होता है, कैसे कहाँ पे बात करना है, इसी को बोलते हैं फ्रेमिंग। अच्छा, एक वर्ड था जो मैं भूल गया था, इनका एक पेपर था जो पब्लिश हुआ था 1952 में, ऑन कूलिंग द मार्क आउट। तो इसमें ये बोलते हैं जो कौन आर्टिस्ट होते हैं वो लोगों को मूर्ख बनाते हैं। पब्लिक में मान लीजिए आप गए होंगे भीड़ में, लोग दिखाते हैं जादू कला दिखाते हैं, उसमें लोगों को कुछ लोग मिलकर मूर्ख बनाते हैं। तो जब वो पकड़ा जाते हैं मूर्ख बनाते वक्त और भीड़ समझ जाती है कि मुझे उल्लू बनाया जा रहा है, तो उनको पकड़ के मारने दौड़ती है। उस समय वो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं, बट अपने एक बंदे को वहाँ छोड़ देते हैं जो भीड़ को शांत करता है। वो रहता है उन्हीं का पार्ट, मीन्स कौन आर्टिस्ट का ही, बट वो भीड़ की तरफ काम करता है। वो बोलता है ठीक है जाने दो, जो हो गया, लड़ाई खत्म करो, झगड़ा खत्म करो। तो उसी का बात करते हैं ऑन कूलिंग द मार्क आउट में गॉफमैन। फिर ये 2 टाइप की परफॉर्मेंस का बात करते हैं, पहला है सिंसियर और दूसरा है कॉन्ट्रीवेंस। तो जो हमारी सिंसियर परफॉर्मेंस होती है वो अनकॉन्शियस माइंड से आती है, ऐसा ये बोलते हैं। और जो हमारा सिनिक होता है, मीन्स धूर्त वाला होता है, वो आता है कॉन्शियस माइंड से। मीन्स ऐसे रोल को परफॉर्म करना जो हमारे पास नहीं है, मीन्स आप टॉपर नहीं है फिर भी आप दिखा रहे हैं कि हम टॉपर हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रीवेंस। ये 2 टाइप के इंटरेक्शन का बात करते हैं, फोकस्ड और अनफोकस्ड। और ये एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन, गेम थियरी, कि किस तरीके से हमको इंटरेक्ट करना है उसका हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। इस तरीके से सारे हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। सारी बुक्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी हैं गॉफमैन की, उन सबको आपको याद कर लेना है और एमसीक्यू जाके आपको टेलीग्राम चैनल से लगाना है।